मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। पहले समझाओ व्हाट इज ए पार्टिकल। पार्टिकल आप किसको बोलोगे? क्या नेगलेक्ट होगा उसका? पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसके पॉइंट ऑब्जेक्ट उसका नाम क्यों है? उसके डायमेंशंस नेगलेक्टेड है। जस्ट लाइक यू कैन टेक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसका डिस्टेंस नेगलेक्टेड है, डायमेंशंस नेगलेक्टेड है, मेनली इसका डायमेंशंस नेगलेक्टेड है। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने बड़ा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है या छोटा छोटा साइज का होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है? हमारे स्कूल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लास आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप जहां बैठे हो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। Yes, it depends on the reference frame. आपका अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आप कहां से आ गए हेवी ऑब्जेक्ट? आप तो कहां से नेग्लेक्टेड है, योर कंट्री इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम जनरली रिजिड बॉडी लेते हैं। व्हाट इज ए रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी में सपोज ये आपका है, एक बॉल यहाँ आ रहे हैं, ऐसे रोटेट करके आ रहे हैं, दिस इज ए बॉल। इसके सारे पोजीशंस जस्ट सी हियर, ए बी सी। व्हेन दिस बॉल इज कमिंग डाउन, देयर आर टू एज, आई एम गिविंग यू टू एज। एक तो बॉल का ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और सी पार्ट हमेशा आ रहा है। बी इधर आ रहे हैं, सी इधर है, ए इधर है, तो सी इसके साथ चिपक के आ रहे हैं, सी पार्ट इसके साथ चिपक के नीचे आ रहे हैं। आर एन यू आर नॉट सीइंग? सी इसके साथ घिस के आ रहा है, और एक जगह में बॉल रोल करके आता है, एक जगह में बॉल आपका रोल करके आता है, कभी यहाँ सी है तो कभी यहाँ ए है। व्हाट इज द डिफरेंस? एक जगह में ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, एक जगह में रोटेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन इस जगह में क्या होता है, सी के वेलोसिटी आप देखोगे, सी के वेलोसिटी, बी के वेलोसिटी, ए के वेलोसिटी, और यहाँ जो टेंडेंसी, ये सारे वेलोसिटी अलग है। यहाँ वेलोसिटी के डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी के डायरेक्शन ये है, तो ये डबल है, ये कम है, और इसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा। एक ही बॉडी रोल करके नीचे आ रहे हैं। ड्रॉ द डायग्राम। क्लास में आए हो तो क्लास वर्क लिखना पड़ेगा डेट वाइज। कहाँ है क्लास वर्क आपका आर्यन? आर्यन अभी तक बुक के क्या हिसाब करते कर रहे थे, बुक से क्या हिसाब करते कर रहे थे? तो इसमें से, इन दोनों में से बताओ कि ये जो बॉडी है, इसका ये किस टाइप का मोशन कर रहे हैं, वो किस टाइप का मोशन कर रहे हैं? नहीं, ए की वेलोसिटी डबल होगा बी से। ये दोनों में, दोनों सेम टाइप का मोशन कर रहे हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन में आ रहे हैं। आर दे हैविंग सेम टाइप ऑफ मोशन? यस और नो? द आंसर इज नो। ये क्या है? ये है प्योरली ट्रांसलेशनल। इसको क्या बोलते हैं पता है? इस टाइप का मोशन बोलते हैं प्योरली ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का दूसरे नाम क्या है? लिनियर। तीसरे नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो केस है ये है प्योरली ट्रांसलेशनल, और इसको आप बोल सकते हो लिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन सेकंड केस में क्या है? इज इट प्योरली रोटेशनल? इट इज रोटेशनल कम ट्रांसलेशनल। तो ये जो मोशन है इसमें रोटेशन भी हो रहा है, आगे भी चल रहा है। इसमें आपको दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, एक होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, दोनों इसमें से हो रहे हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। नाउ यू टेल मी, all particles in this body, ये जो आप, ये जो मास लिए हैं, जो बॉल लिए हैं, इस बॉल में जो पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स in all particles of the ball moving with same velocity, moving with same velocity
तो ये है मूविंग विद सेम वेलोसिटी ऑल पार्टिकल्स अगर ले लो एक बॉडी का, तो ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में ये जो केस 1 लिए हैं इसमें सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। जो बॉल को कंपोज कर रहे हैं जो पार्टिकल्स, उन सब सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी अलग है। दो चीज समझ में आ गया। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, रिजिड बॉडी नहीं कि रावण रिजिड बॉडी है, हम भी रिजिड बॉडी, पर डिपेंड करते हैं मोशन के ऊपर। इफ ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ऑल पार्टिकल्स रिटेन देयर पोजीशन इवन इन मोशन। अब देखो, आप जब दौड़ रहे हो, बहुत हाई स्पीड में आप दौड़ रहे हो 100 मीटर रेस में, आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन हैंड एंड लेग, बिटवीन योर ईयर एंड हैंड टिप, इज इट चेंजिंग? अब क्योंकि हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं है, पूरा बॉडी अलग वो अलग, ऐसे तो नहीं हो रहे ना। तो यू आर ए रिजिड बॉडी। तो आप रिजिड बॉडी को डिफाइन कैसे करोगे? रिजिड बॉडी इज ए सिस्टम, ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो मोशन में ब्रेक नहीं होता। ऐसे कोई एक एनिमल, सर किसका एक एग्जांपल दो जो मूवमेंट करता है तो उसके बॉडी के सारे डिस्टेंस अलग अलग हो जाते हैं। एनी गेस? कनक? स्नेक का? अमीबा। अमीबा सीडोपोडियल मूवमेंट होता है, सिर्फ एक ही मिलेगा अमीबा, जो अपने बॉडी के शेप चेंज कर देते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। तो रिजिड बॉडी क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव विथ सेम वेलोसिटी, or the distances between interparticle, you are not writing, distances between individual particles remain fixed. Rigid body होता है a collection of particles. Kanak, are you understanding? Kanak, a collection of particles. Yes, ma'am. Where? Individual particle retains its position even in motion. बाद में आएंगे रिजिड बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में, सेकंड केस। ठीक है? नाउ टेल मी, सपोज यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे हाथ से ये डस्टर निकल गया, ये डस्टर मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे थ्रो किया। इट इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द डस्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द डस्टर। डस्टर ने किस टाइप का पाथ ट्रेवल किया? प्रोजेक्टाइल पाथ। द क्वेश्चन इज द होल डस्टर टेकिंग द प्रोजेक्टाइल पाथ? सपोज डस्टर छोड़ कर मेरे हाथ में ऐसे एक था, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे एक ये क्रिकेट बैट भी ले सकते हैं, ये इसको मैंने थ्रो किया, ये ऐसे जाके इस जगह में आ गया। इसमें आपको पूछा गया कि ये पार्टिकल का, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में आया, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है क्या? हिमांशु, यू आर नॉट लिसनिंग। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाने के बाद ऐसे हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाने के बाद फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो व्हाट मूव्स विद द प्रोजेक्टाइल पाथ? पूरे वो ऑब्जेक्ट तो नहीं जा रहे हैं ना। व्हाट मूव्स विद द प्रोजेक्टाइल पाथ? ऐसे नहीं, एनीवन? वानी, ये पूरे ऑब्जेक्ट जो मैंने थ्रो किया, मेरे हाथ से ये थ्रो हो गया, तो ये जो पूरे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहे हैं क्या? व्हाई आर यू आंसरिंग द होल ऑब्जेक्ट? क्रिकेट प्लेयर से बैट निकल गया हाथ से, कभी कभी नहीं होता, बहुत तेज मारने के टाइम बैट ही चला जाता है, बॉल तो 6 होता है, बैट लेकिन गिर जाता है आगे। तो उसमें पूरे बैट का पाथ कैसे, ट्रैजेक्टोरी कैसे होता है? ये डस्टर मैंने थ्रो किया, डस्टर मेरे हाथ से जाने के बाद ऐसे हो के जाता है, तो पूरे डस्टर कहाँ प्रोजेक्ट है? डस्टर का ये पॉइंट मैंने ले लिया, ए बी सी ले लिया, तो ए तो कभी यहाँ है, तो ए तो कभी यहाँ है, ए तो रोटेशनल मोशन में जा रहे हैं। सेंटर ऑफ, इसका एक कोई पॉइंट है, इसके अंदर में एक पॉइंट है जो प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा है। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसी में एक ही पॉइंट है जो आपको प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा है।
पूरे ऑब्जेक्ट नहीं जा रहे। अरे अंडरस्टैंडिंग, मैम ये रिजिड बॉडी नहीं है फिर। क्यों रिजिड बॉडी नहीं है? रिजिड बॉडी में तो लिखा है आपने दैट द होल बॉडी मूव, ऑल द पार्टिकल मूव सेम वेलोसिटी। दैट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, साइड में लिखा हुआ था प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने मेन डेफिनेशन में दिया था इंडिविजुअल पार्टिकल्स रिटेन द सेम पोजीशन। इसमें कहा है, इसके क्या ये पॉइंट चेंज हो जाता है क्या? इन दोनों के बीच में गैप तो सेम रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दोनों के बीच में गैप सेम रहता है, दे आर इन देयर पोजीशन। दिस इज डिफरेंट मोशन। लेकिन अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो? क्या रोटेट नहीं करे? रोटेट नहीं करेगा ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है? अब फेंक के देखो, ऐसे कोई स्ट्रेट जा रहे हैं। मैम जैसे मैम स्केल फेंकूंगा तो मैम एकदम स्ट्रेट जाएगा तो? जैवलिन में भी सारे पार्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है। जैवलिन में भी देखो ऊपर होके जा रहे हैं। पेन फेंक के देखो, नहीं जैवलिन में आपसे क्या होता है, जैवलिन में सारे पार्ट सबका नहीं जाता है। पूरे जैवलिन, ये जो पूरे जैवलिन है ना, ये ऐसे नहीं जा पाएगा। पूरे जैवलिन जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, इधर कैसे आता है? प्रोजेक्टाइल वो उसका सबका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने के लिए हम स्टार्ट किए हैं एक्चुअली क्या मूवमेंट करता है। दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वेट, आपके सबके घर में ऐसे सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में, सीलिंग फैन इज इट इन मोशन और एट रेस्ट? स्विच ऑन है, करंट है, सीलिंग फैन मोशन में है, तो इसमें कौन से पार्ट रेस्ट में है? सेंटर। बीच वाला डंडा जो है वो रेस्ट में है। बीच वाले डंडा रेस्ट में है। सेंटर में जो है वो भी मोशन में है। वो सेंटर में जो है मोशन है। पोजीशन किसका चेंज हो रहा है? ब्लेड्स। ब्लेड्स का चेंज हो रहा है। What takes the circular path if it is asked to you? The blades. Blades take the circle. Whole fan you will not able to tell कि पूरे फैन सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं। पूरे फैन सर्कुलर पाथ में कब जाएगा? जब पूरे फैन ऐसे ऐसे घूम घूम के आपको देगा। पूरे फैन पूरे रूम में घूम रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में जाएगा। पूरे फैन, आप क्या बोलते हैं फैन कैसे जा रहे हैं? सर्कुलर। अब फैन में भी डिफरेंट पार्ट्स हो गए। फिजिक्स इतने डिटेल समा हो गए, फैंस में भी डिफरेंट पार्ट्स हो गए। only one point that moves with the, that is constant, and other parts are moving circular path. whole body नहीं है। next, ये आपको बोला जाता है, suppose this one is on, आपको चारों तरफ बोला जाता है what moves in elliptical orbit। अगर ये पूछा जाता है अर्थ और मून, इसमें से कौन सा एलिप्टिकल ऑर्बिट में कवर करते हैं इसको? अर्थ। मून नहीं करते, मून अर्थ को करता है और मून सन के हिसाब से। पूरे अर्थ सिस्टम का पार्ट हो गया ना फिर सर्कुलर पाथ में, तो एलिप्टिकल पाथ अराउंड सन नहीं हो। आपको एक पॉइंट मिलेगा इसमें, ये अर्थ है, कभी अर्थ इस जगह में है, कभी अर्थ मून इधर है, तो फिर उल्टा हो जाता है, अर्थ इस साइड में है, मून इस साइड में है, ऐसे होता है। What moves with the elliptical path exactly? That is a common point in between them. That point may lie at one corner of the earth. That is a common point. आप हर जगह देख रहे हो कोई एक पॉइंट है जो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्टाइल पाथ, सर्कुलर मोशन, इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ही पास कर रहा है, पूरी बॉडी नहीं जा रहा है। होल बॉडी इज रिजिड बॉडी, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जा रहा है इन सर्कुलर मोशन, इन रोटेशनल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन पूरे बॉडी का सारे पार्ट एक ही वेलोसिटी में जा रहे हैं, किसमें? ट्रांसलेशनल मोशन में। इज इट अंडरस्टूड? कनेक्ट। इफ द मोशन इज प्योरली ट्रांसलेशनल, इफ द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सारे बॉडी के वेलोसिटी सेम है। अगेन आई एम टेलिंग, अगर ये ट्रांसलेशनल है, if it is only translational, whole body is moving with all particles are moving with same velocity. It is the only motion, translational motion, जिसमें सारे बॉडी सेम में जा रहे हैं। But if it is rotational, if it is circular path, if it is elliptical path, if it is projectile path, सारे बॉडी का, रिजिड बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो जा रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग। व्हाट्स योर नेम? सिद्धार्थ जैन। सिद्धांत और सिद्धार्थ,
कोई बड़े भाई नहीं था तुम्हारे यहाँ? बहन थी। कौन है? साक्षी जैन, बहुत पुराना है। साक्षी जैन जो हमारे साइंस कंप्यूटर साइंस वाला, जो यहाँ कंप्यूटर साइंस में करके, सौरभ गुप्ता के बैच, अपनी बहन। तो यू आर दी हाई स्कोर दिस टाइम, 10th के रिजल्ट बहुत अच्छा था तुम्हें, टॉप 10 में थे ना। एनटीएससी किसका क्लियर हो? एनटीएससी क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? ओके, आई थिंक यू हैव अ गेस नाउ। रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन में क्या जाता है और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है। नाउ द कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज अदरवाइज नोन एज सेंटर ऑफ मास, सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में सीएम आता है तो बच्चे बोलते हैं सीएम का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या है? देयर आर टू थिंग्स हियर, वन इज write down CM and CG. CM and CG. One is your center of mass. The other one is center of gravity. Yes. टेन नहीं है मेरे पास, 11th है। टोटल कितने? 4 ही है। इलेवेंथ ए में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 39, 41। 41 क्या है? 39 होंगे। 41 11th ए 41 कब हुआ? चेंज हो गया था ना। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, there are two things. Now you see, suppose this duster, you all are having the habit, बहुत सारे बच्चों का एक ऐसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घुमाने वाला आदत होता है। देखिए अपने कॉपी को ऐसे करके ऐसे घुमाते रहते हैं क्लास में बैठ के, करके दिखाओ। those who are habituated, पूरा अच्छे से करो ना, खड़े हो जाओ। कितना टाइम तक घुमा पाते हो? अरे दिस इज एन एक्टिविटी। एनीवन स्विच ऑन योर वीडियो, कैन शो इट। पूरा घुमाते रहते हैं बच्चे। एनीवन स्विचिंग ऑन वीडियो? सब तो सोए हुए नहीं। यस, सो पूरा नहीं आ रहा है आपका हाथ, क्या ऐसे ऐसे करके घूमता है? यस एनीवन? किसके पास अच्छा चीज घर में अच्छा होगा ना, तुम्हारे पास नहीं है। भव्य बरदोज, तो पूरा जैसे कॉपी को ऐसे घुमाते हैं, उसमें आपको एक पॉइंट देखना पड़ेगा, सारे रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएगा। दैट बुक मूव्स ग्रेजुअली, आपको आगे पीछे करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। इसको हम कमेंट देते हैं सुदर्शन चक्र। आप ऐसे घुमाने के टाइम हाथ आगे पीछे होता है। ये क्वेश्चन है, व्हाई इट इज लाइक दिस। नहीं हो रहा है तुम्हारा, होता तो मैं यहाँ लाके दिखा दी। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है। नाउ लिसन यू, आर्यन एक बार सुन लो। ये अगर इस जगह में बैलेंस हो गया, मैं नहीं कर पा रहा, ये अगर इस जगह में रह गया ऐसे, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। अगर ये ऐसे मेरे हाथ में ऐसे रह गया तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं ऐसे करके भी इसको बैलेंस करके रख दी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस जगह अगर यहाँ करी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ करी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जहां ये बॉडी फुल्ली बैलेंस होगी तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। आगे समझ में। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट सेम। सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? Point at which mass of the body. अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है द पॉइंट where or through which, write down this definition, the point through which the resultant weight of the body passes. Resultant weight of the body passes. Here center of mass में आप लिखोगे the point through which, point on which the total mass of the body
is supposed to be concentrated. Is supposed to be concentrated. सारे मास एक ही जगह हम सपोज करते हैं कि ये कंसंट्रेट है. That is your center of mass. Now you tell me, which one is constant for a body? Or both are variable? Which one is constant? मैम सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक और बार बता दो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां वो बॉडी पूरा बैलेंस हो जाता है. सपोज यहाँ इस साइड में ये आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सपोज मैं ब्रेड्थ को ऐसे डॉस्टर को बैलेंस की तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है. अगर मैं यहाँ करी तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है. इस साइड में करी तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है. वेयर द बॉडी इज बैलेंस. इसको पूरा कोई भी आप ले लो, चॉक पीस भी ले लो, बच्चे हैं पूरा ऐसे बैलेंस करके रख लेते हैं. अगर ये बैलेंस हो गया इसका मीन्स रिजल्टेंट वेट mg आपका रिएक्शन वेक्टर बैलेंस हो गया. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है पूरे बॉडी बैलेंस होता है. आया समझ में? क्या प्रोग्राम चलता है जिसमें हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास होता है? मनीष पल का SOS. Science of stupid, man. Science of stupid. साइंस ऑफ स्टूपिड्स. उसमें हमेशा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंपैरिजन दिया जाता है. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, ऐसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी बैलेंस हो जाता है. लेकिन सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है ना वो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तब सेंटर में होता है. तो इसमें एनी वन इज फिक्स्ड. आप बोल सकते हैं कि ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है. जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने देख लिया, इसका ये जो डॉस्टर है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सेंटर. सेंटर ऑफ मास जनरली क्या होता है? बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है. राइट ऑन हियर ज्योमेट्रिकल सेंटर कंडीशन होता है इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. राइट डाउन दिस कंडीशंस. इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहेगा. If mass distribution is uniform, conditions है. If mass distribution is uniform, center of mass remains at the center. तो आपके पास कोई भी बॉडी दिया गया, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. बॉडी तो पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो. Yes or no? If you are given a circular ring, अगर आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में. तो यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास इज एट O. O आपका सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन आएगा, can center of mass point exist without mass? Exist without mass. ये आपका MCQ बन जाएगा. यहाँ क्वेश्चन देखो, can center of mass point exist without mass? The answer will be yes or no. Ring है, this one is ring. रिंग के सेंटर ऑफ मास में यहाँ लिखी ना, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. क्वेश्चन आ गया, कैन सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट विदाउट सेंटर ए विदाउट मास? आर्यन बुक बंद करो ना, बुक देखोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ. घर में जाके बुक पढ़ो पूरा. व्हाट विल बी द एग्जांपल देना. एग्जांपल तो सामने है. रिंग Yes, के सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है. रिंग में सेंटर ऑफ मास में नहीं है. कोई भी हॉलो स्फीयर ले लो, हॉलो सिलेंडर ले लो, हॉलो कोन ले लो, कुछ भी ले लो. एनी ज्योमेट्रिकल बॉडी, hollow sphere, you can give the answer. Hollow sphere, hollow cylinder, hollow cylinder. और आपके पास क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, क्यूबिकल फ्रेम, कोई भी फ्रेम, हेक्सागोनल फ्रेम. चारों तरफ खाली फ्रेम है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है? Yes, tell me. No symmetrical center if mass is not there. ज्योमेट्रिकल सेंटर में मास नहीं है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही एग्जिस्ट करता है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? कैन सेंटर ऑफ मास पॉइंट एग्जिस्ट विदाउट मास? द आंसर इज एस. सेंटर ऑफ मास पॉइंट में मैक्सिमम केसेस में तो मास ही नहीं होता. यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ है. ज्योमेट्रिकल बॉडी में कहाँ होना चाहिए? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सारे चीज में प्रोवाइडेड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, अगर इसको भूल गए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म
तब तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। क्वेश्चन में दिया है मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तब सेंटर मास कहाँ आना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। आ गया समझ में? नाइस। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, देन वी विल स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपके पास एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। ये सुनो, सेंटर ऑफ मास इज हियर। सपोज इस स्क्वायर को मैंने ऐसे ब्लॉक में काट दिया, इस ब्लॉक से मैंने ये ब्लॉक मिटा दिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? इट विल गो लाइक दिस, इस जगह में कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। सपोज इसके बाद मैंने ये ब्लॉक को काट दिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये भी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर में। आर्यन एक बार बोर्ड तो देखो, तुम हमेशा बिजी रहते हो नहीं? और किताब निकाला, किताब अंदर। नेक्स्ट, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज हियर। इज द एग्जांपल अंडरस्टूड? इज द एग्जांपल अंडरस्टूड? एक स्क्वायर को हम कितने भी छोटा करें, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। नाउ दिस सेम स्क्वायर, यही स्क्वायर को मैंने ऐसे बनाया है। ये एक एक एग्जांपल आपका थ्योरी के हिसाब से सेट किया हुआ। ये वाला मेरा आयरन में बना है, ये कॉपर में, ये एल्यूमिनियम में, ये सिल्वर में। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? डिपेंड करेगा मैम यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है। सकते हो, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप सबका मोलिकुलर मास लोगे, उसके बाद सेंटर मास निकालोगे, कहाँ हो सकता है? इसमें से समय में एल्यूमिनियम को दे दिया, नहीं हो सकता। जहां गया था प्रीवियस, ये होता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में? कनक, इज इट अंडरस्टूड? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग मैंने समझाया आपको। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज आपके पास एक स्केल है, स्केल का सेंटर मास कहाँ होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। सेंटर मास पॉइंट ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड स्केल इज ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल। स्केल का एक साइड आयरन में बना है, एक साइड कॉपर में बना है। हैव ए गेस? कॉपर की तरह चला जाएगा क्योंकि आयरन हेवियर है ना, आयरन की तरह चला जाएगा। व्हिच वन इज हेवियर? हम आयरन की तरफ जाएगा। आयरन की तरफ चल, आयरन इज हेवियर, तो आयरन की तरफ आ जाएगा। यही चीज आपको बार बार समझा रहे हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, एक ही मटेरियल डेंसिटी से बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। आया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अगर मास, आप क्वेश्चन में देखोगे कौन से क्वेश्चन में मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तब सेंटर ऑफ मास आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर में आएगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए व्हाट इज द फार्मूला? जस्ट सी हियर, सपोज दिस वन इज द एक्सिस, यहाँ आपका एक मास है m1 at a distance x1 from the axis, another mass है m2 at a distance x2 from the axis. Let the center of mass point is somewhere here, x. This is your center of mass point. This point is your center of mass. Then how will write position coordinate of x? x को कैसे लिखोगे? x center of mass is equivalent to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. This is the formula. ये हम डिराइव करते थे, अभी आपके लिए डेरिवेशन जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स का डेरिवेशन होता था। ये फॉर्मूला कैसे है? फॉर्मूला कैसे है? एक्चुअली 3 मार्क्स के डेरिवेशन से, अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आपका वही दिया है कि एवरेज मेथड में डायरेक्टली लिख दो, डोंट डू द डेरिवेशन। पहले तो हम इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन कर रहे थे। In the same way, if it is x, you can write y center of mass. What will be the formula? Yes, anyone? M1 y1, y coordinate, M2 y2, ZCM, M1 z1 plus M2 z2. तो ऐसे आप सेंटर ऑफ मास, मैम इस डायग्राम में x2 minus x1 x के इक्वल है। x is equal to x1 plus x2 by 2. If m1 is equal to m2, otherwise it is not sure. Any more question? No, ma'am.
नाउ Simi, you have to find out the center of mass point. सपोज आपके पास यहाँ 50 ग्राम वेट दिया हुआ है, ये 50 ग्राम वेट और ये आपका 100 ग्राम वेट, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है. वेयर इज द सेंटर मास पॉइंट? कितना एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे ना? वेयर इज द सेंटर मास पॉइंट? नाउ यू कैन फाइंड आउट सेंटर मास पॉइंट. मास डिफरेंट है. मास डिफरेंट है, m1 ले लो. मैम एक बार सारे डायमेंशंस बता दो. m1 is your 50 gram weight, m2 is your 100 gram weight, distance between these two is 50 centimeter. Where is the center mass point? फिफ्टी बाई 3 उस साइड से होगा, तो इस साइड से कितना होगा? हाउ यू हैव डन इट? सपोज ये पॉइंट आप ले लिए, सपोज ये वाला नहीं, 100 की तरफ, सपोज आप ये वाला पॉइंट ले लिए, फिर आप ये वाले डिस्टेंस को x1 लिए और ये वाले डिस्टेंस को x2 लिए, उसके बाद आप लिए xcm is equivalent to m1 x1, m1 is equal to 50 into x1, फिर प्लस 100 into x2 डिवाइडेड बाय 150, फिर x1 को आप लिखे 50 माइनस x2 और x2 को लिख दिए 50 माइनस x1, 50 माइनस x1, इसमें से x1 की वैल्यू निकालो. x1 की वैल्यू कैसे निकालोगे फिर? तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है ना? नहीं, इस पर्टिकुलर केस में आप ये करोगे m1 x1 is equivalent to minus x2 m2 x2. Ma'am, x1 is 100 m1 by x1 is equivalent to minus m2 x2. ये फॉर्मूला है, क्योंकि m1 x1 plus m2 x2 divided by this is equal to 0. ये फॉर्मूला है. Yes, you are audible. Ma'am, x1 is 100 by 3. x1 is 100 by 3. You are also giving the same value. x1 is 100 by 3. Yes. x1 is 100 by equivalent 3. 100 by 3. So you will write 100 by 3 centimeter from 50 gram weight. आया समझ में? मैम ये x1 फॉर्मूला by 0. equivalent to 0. This is equivalent to 0. Just see the formula. This is equivalent to 0. क्योंकि टू बॉडी सिस्टम है. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. ये सेंटर मास पॉइंट में दिस इज इक्वल टू 0. तो m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0. m1 x1 इज इक्वल टू माइनस m2 x2. आया? फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला हम देते जा रहे हैं, आप जितने जल्दी हो सकता है. आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, HCl. फाइंड द सेंटर ऑफ मास. कैसे फाइंड आउट करोगे? HCl. HCl में क्या, ये H है, ये Cl है. आपको पता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को एंगस्ट्रम में दिया जाएगा. एंगस्ट्रम कितना होता है? 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर. तो ये एंगस्ट्रम से आप एक साइड को माइनस करोगे. हाइड्रोजन को अगर 1 लिए तो क्लोरीन का मास कितना लेंगे? 35. अगर मैं इसको 1 यूनिट ली तो ये 37, 35, 17, 35.5. तो इसको निकालूंगी कैसे? ये 1 है, सपोज ये 35.5 है, तो इसका डिस्टेंस सपोज 10 एंगस्ट्रम है, तो एक साइड में मैंने x ले लिया, एक साइड में मैंने 10 माइनस x ले लिया. अरे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. तो फॉर्मूला क्या है? 1 into x इज इक्विवेलेंट टू 35.5 into 10 माइनस x. आ गया समझ में? सेम इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसके हिसाब से वही मॉलिक्यूलर
इसके अंदर आप सेंटर मास निकाल सकते हो। नाउ यू सी सेंटर मास ऑफ ए ट्रायंगुलर सिस्टम। ये ट्रायंगुलर सिस्टम थोड़ा जल्दी करो। ये ट्रायंगल में आपको ये 0 0 दिया हुआ है, ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, और यहाँ ये दिया हुआ है 4 0, और ये दिया हुआ है 2 2। व्हाट इज द सेंटर मास? वेयर इज द सेंटर मास पॉइंट? सेंटर मास पॉइंट कैसे निकालेंगे? आपके लिए फॉर्मूला अगेन देखो। आपको ये इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करना पड़ेगा। 2,2/3 कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स सेंटर मास इज इक्विवेलेंट टू m1। यहाँ मास रखा हुआ है, मास यहाँ सपोज मास है 2 kg, यहाँ मास है 3 kg, यहाँ मास है 4 kg। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2, इसी को बढ़ाते जाओगे m3 x3 डिवाइडेड बाय, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो xcm क्या हो जाएगा? यू आर नॉट डूइंग रोहन। ऐसे YCM में निकालो, Y सेंटर मास m1 y1 प्लस 22/9 x कोऑर्डिनेट m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। 6 डिवाइडेड बाय 6/9, 22/9। The answer we are getting 22/9, 6/9. Anyone from online class verify whether he is giving correct answer or not? करेक्ट है। Correct है। गौतम कक्कर, you are telling? यस Hey, मैम। sorry गौतम, आवाज पहचान लिए नहीं? This one is your M1, net this one is your M2, net this one is your M3. So XCM is equal to M1 into X1. M1 into X1 क्या होता है? 2 kg into 0। आ गया समझ में? 2 kg into 0 प्लस m2 into x2। m2 क्या है? 3 kg into x2 कितना है? 2। x कोऑर्डिनेट 2 है। फिर m3 कितना है? 4 kg into 4 x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 4 9। कितना आ गया? 22/9 यू आर गेटिंग। 16 प्लस 6। हिमांशु समझ में आ रहे? थोड़ा स्पीड बढ़ाए क्योंकि छोटा क्लास है। जाओ 22/9 6/9 आ गया? आए समझ में तुम्हें? किसको डाउट है इसमें? वानी आर यू अंडरस्टैंडिंग? बंसिका आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम आगे जो रेगुलर न्यूमेरिकल में आगे। एनी डाउट हियर? आकांक्षा आर यू प्रेजेंट? आकांक्षा शर्मा आर यू प्रेजेंट? नहीं। Any doubt here? Arab Grewal, Arab Sharma. Now I am changing it. ये सेम क्वेश्चन को मैंने चेंज कर देती हूँ। मैंने सेम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। जैसे आई एम गिविंग द एक्सिस हियर, मैंने एक्स एक्सिस यहाँ दे दिया 0 0। दिस वन आई हैव गिवन 0 0। दिस साइड आई हैव गिवन 2 0 प्लस 2 0। This side I have given minus 2 0. Can you find out? Center mass. Plus 2 0 minus 2 0. Center mass. ऊपर आपका ये चेंज हो जाएगा। ये सपोज एक साइड 3 kg है, 3 kg आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम चेंजिंग दिस वन। ये आपका y एक्सिस में है, तो y एक्सिस आपका ये x एक्सिस 2 है, ये 0 है। y एक्सिस के ऊपर है ना मैम? तो मैम x थोड़ी ना वो होगा। आपका x एक्सिस में 0 है, x 0 है। वेट वेट, x आपका 0 है और ये 2 है। क्लियर? अभी समझ में आ गया? कनक कैन यू टेल मी? कनक वेयर इज द सेंटर, वेयर इज द सेंटर मास? मैम ऑब्जेक्ट्स की वही मास है।
जस्ट जो पहले ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की मार्क वही है, हम 0,2/9. you are telling 0,2/9. Gautam is telling 0,2/9 is the center of mass coordinate. Anyone? 4/9. आप ये सारे फॉर्मूला बैठाए देने माइनस प्लस देके m1 x1 मैम 2 ऊपर into वाले का मास क्या है? 3 kg. हाँ मैम वो 6/9 होगा. ऊपर वाला ये पहला वाला 6/9. मैम 4/9. 0,6/9. 0,4/9 someone is telling. 0,4/9. Tell me the answer. क्लास है आपका 10:30. ये एक आंसर ठीक से नहीं मिला. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया. Is anyone giving the correct answer? 4/9. और नेक्स्ट वाला 4/9. मैम 6/9. 4/9. 6/9. 4/9 6/9. Who is telling? आकांक्षा. मैम ये भव्या. किसका आंसर था? भव्य. 4/9 6/9 ये मुझे करेक्ट लग रहा है. 4/9 6/9. We'll continue this next class. Okay. 0,6/9 ही होगा.